हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस किए थे। आज हम उसी चैप्टर के जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। जब चार्ज मूव करता है तो कौन सा फील्ड पैदा होता है? तो इसका आंसर है बच्चों बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। जब कांस्टेंट स्पीड से कोई भी चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा होते हैं। और जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती है। क्लियर? तो यहाँ पर अपने लिखा हुआ है फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन करे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और दोनों वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पॉइंट चार्ज इज एज्यूम्ड एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर रेडियस का अपन ने एक गॉसियन सरफेस मान लिया जो स्फेरिकल है, उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज मान लिया हमने। तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा that will be phi is equal to q upon epsilon naught according to Gauss law। enclosed charge, q charge enclose हो रहा है upon epsilon naught। अब ये कह रहा है then electric flux associated with surface is phi if radius of surface becomes thrice then electric flux associated will be, flux है electric flux associated with it will be, मतलब इसकी रेडियस जो है 3 टाइम्स कर दी जाए। ठीक है, मान लो सपोज पहले 15 सेंटीमीटर का अपन इतना मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 45 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब पहले इससे एसोसिएटेड फ्लक्स फाई है, अब 45 सेंटीमीटर रेडियस का अपन ने गॉसियन सरफेस बना दिया, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स वही रहेगा। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एनक्लोज चार्ज पे। 15 सेंटीमीटर रेडियस से भी चार्ज क्यू इनक्लोज हो रहा था और अभी भी चार्ज क्यू ही एनक्लोज हो रहा है, इसलिए फ्लक्स वही का वही रहेगा, इसलिए फाई डैश इक्वल टू फाई आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा फाई। मैंने बताया भी था उस वीडियो के अंदर भी कि गॉसियन सरफेस की साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज एनक्लोज। और चाहे वो 15 सेंटीमीटर का हो चाहे 45 सेंटीमीटर का हो, चार्ज एनक्लोज सेम रहेगा, इट मींस फ्लक्स भी सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू चार्जेस 9q and 3q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 0। तो इसके लिए अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ये चार्ज अपन एज्यूम कर लिया 9q, ये चार्ज है 3q, डिस्टेंस r, x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया जहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या बचेगी? r माइनस एक्स। ये r डिस्टेंस है, यहाँ से अपन ने x डिस्टेंस मान ली, रिमेनिंग होगी r माइनस एक्स। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो एक E1 हो गया, एक E2 हो गया। रिजल्टेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? K पॉइंट चार्जेस हैं, K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q की जगह 3Q आ जाएगा अपॉन डिस्टेंस आ जाएगी r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, K से ये कट जाएगा, 9Q और 3Q काटेंगे तो ये 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स कट जाएगा।
इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी स्क्वायर नहीं करते हैं, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, सीधा रूट लेते हैं। तो इसका रूट लेंगे तो आएगा √3, एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा x, उधर 1 है तो 1 का रूट 1, और नीचे रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा r माइनस एक्स। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 इंटू आर माइनस एक्स इक्वल टू 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 इंटू आर माइनस √3 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। √3 इंटू आर, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो √3x प्लस एक्स, एक्स को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो √3 प्लस 1, √3 इंटू आर। एक्स निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे, √3 इंटू आर अपॉन नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3 से ऊपर डिवाइड करेंगे, √3 से नीचे, √3 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा r, नीचे करेंगे तो √3 अपॉन √3 क्या आएगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स। और ये हमारा आंसर है, ये डिस्टेंस फ्रॉम 9Q। तो हम वापस देख सकते हैं बच्चों, ध्यान दो, क्वेश्चन में दे रखा था हमारे, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, r अपॉन 1 प्लस 1 बाई √3 फ्रॉम 9Q, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 9Q से कितनी डिस्टेंस होगी, तो इसमें और भी ऑप्शन है, लेकिन हमने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर इज 10 किलोवोल्ट पर मीटर, देन फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस इक्वल टू डायमीटर फ्रॉम सेंटर विल बी। क्या कह रहा है, ये एक चार्ज स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी सरफेस जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 किलो का मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर, 10 किलो वोल्ट पर मीटर एट द सरफेस। रेडियस एज्यूम कर ली r। अब सेंटर से डायमीटर के इक्वल डिस्टेंस पे मतलब 2r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, E डैश। यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, KQ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल r हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ फॉर्मूला होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है ना, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। सेंटर से डायमीटर के इक्वल डिस्टेंस पे मतलब पॉइंट आउटसाइड है तो फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर ही लगता है, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम KQ की वैल्यू लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर। KQ की वैल्यू पुट कर सकते हैं, KQ इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 R स्क्वायर, स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों 2r। ठीक है, स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर और r स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 4, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 3 लिख दूं वापस 10 की पावर 4 को अपॉन 4, 10 अपॉन 4 क्या आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। को समझ में आई बात, सरफेस पे दिया हुआ था KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, आउटसाइड हमने निकालना था, फॉर्मूला ये था, KQ की वैल्यू हमने पुट कर दी 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू कितना है, डायमीटर के इक्वल मतलब 2r के इक्वल है, वैल्यू रख दी, स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 10 की पावर 3 और 1 मैंने 10 की पावर 4 लिख दिया पहले अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने वापस 10 इंटू 10 की पावर 3 लिख दिया, 10 अपॉन 4 क्या होगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करें, 2.5 को 1000 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2500 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और वोल्ट पर मीटर लिखो चाहे न्यूटन पर कूलम लिखो एक ही बात है, वोल्ट पर मीटर लिखो चाहे न्यूटन पर कूलम लिखो एक ही बात है, दोनों ही इसके यूनिट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा ना ये होगा, क्या होगा 2500 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, two charges are placed at distance small d, experience force
F, दो चार्ज है Q1 Q2 कुछ भी मान सकते हैं हम, और उनके बीच की डिस्टेंस d है। इनके बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। कुछ भी नहीं दे रखा तो यूनिट मीडियम क्या एज्यूम करेंगे, या तो एयर या वैक्यूम। तो K की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि नाउ अ स्लैब ऑफ कॉपर मतलब मेटल ऑफ थिकनेस d/2 इज प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये तो फर्स्ट केस था हमारा जो गिवन था। सेकंड केस में क्या होगा बच्चों, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में क्या रख दिया, कॉपर की प्लेट रख दी या स्लैब रख दी, जिसकी थिकनेस कितनी है d/2। ठीक है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होगा उसका एप्सिलॉन आर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल है ना, कॉपर स्लैब, कॉपर मतलब मेटल, और मेटल का एप्सिलॉन आर क्या होता है, इनफाइनाइट। तो d/2 डिस्टेंस के अंदर एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होगा। रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसमें एयर ही होगी या वैक्यूम होगा, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों। तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दें थोड़ा। एफ डैश पहले हमने मान लिया कि पूरा ही मीडियम इन दोनों के बीच में है, तो क्या फॉर्मूला बनता है, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है। फिर इसमें मैथमेटिक्स लगा के मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दें। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एप्सिलॉन आर को रूट एप्सिलॉन आर इंटू डी ऐसे लिख सकते हैं हम। स्क्वायर करेंगे तो वापस एप्सिलॉन आर आ जाएगा और डी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको और मैथमेटिकली मैनिपुलेट करते हैं। देखो, रूट एप्सिलॉन आर, डी को ब्रेक कर सकते हैं d/2 और d/2 में, ऐड करेंगे तो वापस डी आ जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, फिर इसको अलग अलग करेंगे, रूट एप्सिलॉन आर इंटू d/2 प्लस रूट एप्सिलॉन आर इंटू d/2, ऐसे कर लेंगे। ठीक है। अब वापस देख सकते हो, आप इसको सॉल्व करोगे दिया आएगा, इसको सॉल्व करोगे दिया आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इससे पहले वाला जो अपन ने लिखा है ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अभी तक हमने मैथमेटिकल मैनिपुलेट किया है। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान दें। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब d/2 जो डिस्टेंस है, d/2 डिस्टेंस जिसमें मीडियम है, तो वहाँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, और जो रिमेनिंग d/2 डिस्टेंस है उसमें मीडियम क्या है, एयर, तो वहाँ पर एप्सिलॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। जहाँ d/2 डिस्टेंस है उसमें क्या है, मेटल है, कॉपर स्लैब है, तो वहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एयर की जगह 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट को किसी से भी रूट लोगे तो भी इनफाइनाइट, किसी से इनटू करोगे तो इनफाइनाइट, किसी में ऐड करोगे तो इनफाइनाइट, स्क्वायर करोगे तो भी इनफाइनाइट, और किसी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब चार्जेस के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर था इसमें क्या होगा, 0, ये रहा। ठीक है। इस तरह से इसका आंसर होगा 0। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, देन कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम विल बी। ठीक है बच्चों। तो ये हाइड्रोजन एटम अपन ने एज्यूम कर लिया, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी रेडियस r है। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए उस पे चार्ज कितना होगा बच्चों, +e। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स कैसे निकालते हैं हम, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। K आ जाएगा, एक पे चार्ज +e है, दूसरे पे -e अपॉन r स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। माइनस आगे ले लेंगे, K E इंटू ई क्या हो जाएगा, e स्क्वायर r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, r क्यूब। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, -k e स्क्वायर r क्यूब अपॉन r वेक्टर, ये आंसर है।
ठीक है, ये प्लस में इसलिए नहीं है, इसमें आर स्क्वायर है इसलिए गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, है ना बच्चों। तो क्या अपने क्वांटाइजेशन पढ़ा था, Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन इंटू ई। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज को E से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। इट मीन्स दैट चार्ज इज पॉसिबल। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, एन की वैल्यू Q अपॉन ई होगी। मतलब ये चार्जेस की जो भी वैल्यूज गिवन है इसमें E से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा, इसका मतलब वो पॉसिबल है, और जिसमें इंटीजर नहीं आएगा इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम। फर्स्ट चार्ज क्या है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई ई करेंगे। ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 माइनस 19 कट जाएगा, क्या आएगा 4 अपॉन 1.6, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 40 अपॉन 16, सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे 10 टाइम्स, 4 से काटेंगे 4 टाइम्स, 10 अपॉन 4 क्या आएगा 2.5। इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर तो यही हो गया। फिर और भी हम चेक कर सकते हैं। सेकंड वैल्यू क्या है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये कट जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर करेंगे 80 अपॉन 16, 5 इंटीजर आ रहा है मतलब पॉसिबल है। नेक्स्ट 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1.6 माइनस 19 कट जाएगा, पॉइंट ऊपर से नीचे से हटा देंगे, 64 अपॉन 16 क्या आएगा 4, इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 डिवाइड बाई 1.6 माइनस 19 डिवाइड करेंगे, माइनस 20 माइनस 19 पीछे क्या बचेगा, माइनस 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर 16 है, ये 10 की पावर माइनस 1 नीचे आएगा 10 हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 अपॉन 16 क्या आएगा 1। तो इस तरह से ये भी पॉसिबल है। तो ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल है और फर्स्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमको वही निकाला विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, फॉर अ नॉन कंडक्टिंग, इसमें स्पेशली लिख रखा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 20 न्यूटन पर कूलम एट इट्स सरफेस। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है मतलब चार्ज रिमेन्स इन वॉल्यूम, रेडियस क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने पढ़ा था KQ अपॉन R square equal to 20 Newton per coulomb is given. Now we have to find out electric field intensity at 3 centimeter from its center. 3 centimeter from its center. Then it point will be inside the sphere. The point sphere के inside होगा. यहाँ पर हमें electric field intensity determine करनी है. तो inside क्या formula होता है, KQ small r upon R cube. पढ़ा है ना हमने, KQ small r upon R cube inside the non-conducting sphere. इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, KQ upon कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r upon कैपिटल R। KQ upon R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं 20, स्मॉल r की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन कैपिटल R रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये कैपिटल R है, इसको लिख देंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगा, 20 इंटू 3 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू आएगा 12 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 12 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे गिवन थी और इनसाइड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर हमें डिटरमाइन करनी थी। फॉर्मूला यूज ले लिया, आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर में ब्रेक कर दिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी 20, स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 3 60 अपॉन 5 12 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 20 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर
then electric field intensity at 2 meter distance from it will be. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी दे रखी है? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट. क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है. इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने दे रखी है 20 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 20 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely long charged sheet at 2 meter distance from it will be. तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं है. E इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. 2 मीटर पे निकालो चाहे 4 मीटर पे निकालो, किसी भी डिस्टेंस पे निकालो यही आएगी, ठीक है. E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की वैल्यू क्या है बच्चों? 20 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12. सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे. -6 माइनस 12 रिमेनिंग क्या होगा? -6. 20 को 2 से काट दे, सॉरी यहाँ 10 आ जाएगा. 10 अपॉन 8.85, 20 अपॉन 2 करेंगे 10 आ जाएगा. 8.85 ये 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा 10 की पावर 6. 10 को 8.85 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्स 1.1 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, तो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है. तो इस तरह से अपने ध्यान करना है कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है और सिग्मा हमको गिवन है, पुट करो और सॉल्व करो. बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली. नेक्स्ट है डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 into 10 की पावर 6 कूलम इंटू मीटर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रखा है. फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम इन इट्स डायरेक्शन. मतलब डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है 2 into 10 की पावर 6 कूलम इंटू मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम और इनिशियल एंगल आपको दे रखा है 0 डिग्री इन इट्स डायरेक्शन. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर डाइपोल को प्लेस किया गया है. नाउ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री. अब इसको 60 डिग्री रोटेट किया जाता है, मतलब न्यू एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. तो हमको क्या निकालना है? वर्क डन और टॉर्क इन न्यू पोजीशन. तो वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? PE cos θ1 माइनस cos θ2. P मतलब डाइपोल मोमेंट 2 into 10 की पावर 6. E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 20. θ1 क्या दे रखा है? 0. तो cos 0 माइनस θ2 क्या है? 60. 20 into 2 क्या हो जाएगा? 40 into 10 की पावर 6. cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू हाफ. 40 into 10 की पावर 6. 1 माइनस हाफ करेंगे तो क्या आएगा? हाफ. 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20 into 10 की पावर 6. और आगे सॉल्व करना है तो 2 इस 10 को पावर में ऐड कर देंगे तो 10 की पावर 7 जूल. इस तरह से वर्क डन आ जाएगा बच्चों. अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PE sin थीटा. P क्या दे रखा था हमें? 2 into 10 की पावर 6. E की वैल्यू क्या थी? 20. न्यू पोजीशन में निकालना था टॉर्क. थीटा क्या होगा? 60. तो sin 60. 20 into 2 40 into 10 की पावर 6. sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2. 40 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 20. √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 into 10 की पावर 6. इसको इससे इनटू करेंगे आएगा 34.6 into 10 की पावर 6. और सॉल्व करना है तो 3.46 into 10 की पावर 7 है ना. इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर. तो इस तरह से टॉर्क निकाल सकते हैं. PE sin थीटा. P की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है. पुट करनी है वैल्यूज और लास्ट में अपने को यूनिट भी लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट
नेक्स्ट बच्चों क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स। तो पता ही है, छोटे क्वेश्चन आते हैं ना कई बार, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू इनफाइनाइट, पता ही हमको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए क्या होता है 1, वाटर के लिए क्या होता है 81, है ना। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, इसलिए इस तरह से बताया आपको, ठीक है। कई बार ये भी कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है, क्योंकि इसकी और इसकी यूनिट सेम होती है ना। और मेटल के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 81 होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल सम ऑफ चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज बी। तो सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करता, किसी भी तरह का मास एनर्जी चार्ज को ट्रांसफर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ चार्ज का ट्रांसफर नहीं करता है, एक्सचेंज नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसमें चार्जेस का जो भी सम होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, उसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ध्यान दें, जीरो नहीं लिखना है। जीरो तो तब होता है जब बॉडी न्यूट्रल होती है, पॉजिटिव तब होता है जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, नेगेटिव तब होता है जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। हमको कुछ ऐसा इसमें कंडीशन नहीं दे रखी है, इसमें लिख रखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल सम ऑफ चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूं आपको, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से जनरली कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज में लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सब्सटेंसेस वगैरह केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, ना कि उसके न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस तो केवल न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज आता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है। जनरली ये क्या है आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब इसमें टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। जैसे दो न्यूट्रॉन्स है तो इन पे चार्ज क्या है 0, दो प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस सी, तो इसका मतलब इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया +2e। इसका मतलब इस पे टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स +2e इवन देयर इज एनी इंटरनल रिएक्शन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कोई भी इंटरनल रिएक्शन होती है तो भी चार्जेस का टोटल सम हमेशा क्या रहेगा +2e रहेगा बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसा होता है। यदि आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा हो, न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 0 होता है, मास नंबर 1 होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो 1p1 प्रोटॉन को ऐसे लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर भी 1। जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो एक पार्टिकल और पैदा होता है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। उस पे चार्ज कितना होता है -1 और मास नंबर 0। अब टोटल चार्ज स्टार्टिंग में कितना था 0, अभी भी क्या है 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो टोटल चार्ज अभी भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है। चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, कुछ टाइम बाद प्रोटॉन वापस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस समय इसके साथ जो पार्टिकल निकलेगा उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन, ये दोनों क्या है बीटा पार्टिकल, एक है बीटा नेगेटिव, एक है बीटा पॉजिटिव, पता हो तो आपको। तो इस तरह से अब चार्ज कितना है 1, अब टोटल क्या हो गया 0 + 1। तो कहने का मतलब चार्ज पहले 0 था तो अब भी 0 रहेगा, पहले 1 था तो अब भी 1 ही रहेगा। तो टोटल चार्ज जो है वही रहेगा, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, चाहे प्रोटॉन वापस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे रिएक्शन में मान लो इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन पैदा हो गए,
तो ये वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं और रिकम्बाइन होके गामा फोटॉन्स पैदा करते हैं। ठीक है, ये दो गामा फोटॉन्स हैं, -1 और +1 टोटल चार्ज 0, और गामा फोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इन पे भी टोटल चार्ज क्या है, 0। तो इस तरह से रिएक्शन हुई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा हुए, ये दोनों रिकम्बाइन होके गामा फोटॉन्स बना दिए, और टोटल चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अपने को इतना ही याद रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम में अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड लाइन डेंसिटी नियर द चार्जेस एंड अवे फ्रॉम द चार्जेस। मान लो ये +q चार्ज है, फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, +q के लिए इस तरह की फील्ड लाइंस होगी, गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। फॉर नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस अप्रोचेस द चार्ज, फील्ड लाइंस अप्रोच द चार्ज, नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करेगी। इसमें कह सकते हैं आउटगोइंग और उसमें क्या बोल सकते हैं, इनकमिंग। इस तरह की फील्ड लाइंस होती है। तो आप देख सकते हो फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है नियर द चार्ज इज मोर, चार्ज के नजदीक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, क्लोजर है ना। और जैसे जैसे अवे जाएंगे फील्ड लाइंस दूर होती जाएगी, मतलब इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो फील्ड लाइन डेंसिटी नियर द चार्ज इज मोर एंड अवे फ्रॉम द चार्ज इज लेस, ये इसका आंसर है, अवे फ्रॉम द चार्ज इज लेस। चार्ज के नियर डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड लाइंस दूर दूर होती जाएगी, मतलब उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट which force is more strong, electrostatic force between two electrons, electrostatic force between electron and proton। तो सबसे पहले फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, k q1 q2 अपॉन r²। डिस्टेंस गिवन नहीं है तो इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल होगी, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, k + e इंटू -e, प्रोटॉन पे चार्ज +e होता है, इलेक्ट्रॉन पे -e अपॉन r²। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ke² अपॉन r², इसका आएगा -ke² अपॉन r²। माइनस तो अट्रैक्शन को शो कर रहा है और पॉजिटिव मतलब रिपल्सन है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए आंसर क्या होगा, बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में ऑपोजिट हो सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। इसका मतलब दोनों में से कोई भी फोर्स ना स्ट्रॉन्ग होगा ना वीकर होगा, है ना, दोनों इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल विल बी if distance between H plus and Cl negative is 1 angstrom। ये H plus आयन है और ये Cl नेगेटिव है, ये पूरा HCl डाइपोल है। H plus और Cl नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या निकालना है इसका, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2a। तो इस डिस्टेंस को डबल नहीं करना है, 2a क्या होती है, सेंटर से डिस्टेंस ये होती है a और ये भी a होती है, टोटल 2 है। तो इस 2a की वैल्यू अपने को दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 2a की जगह क्या लिख देंगे, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। ये तो 2a की वैल्यू है, डिस्टेंस बिटवीन द H प्लस एंड Cl नेगेटिव प्लस Q एंड माइनस Q, 2a की वैल्यू है। अब अपने को चाहिए Q, Q मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई बताएगा बच्चों, इस पे +1 है और इस पे -1 है। तो किसी बच्चे से हम पूछेंगे इस पे चार्ज कितना, तो वो बोलेगा +1, इस पे कितना बेटा, -1। फिर उसको बोलेंगे यूनिट क्या है, तो कई बच्चे बोलेंगे कूलम, +1 कूलम +-1 कूलम, तो गलत है। ठीक है, इस पे चार्ज है +1 इंटू ई, इस पे चार्ज है -e। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट चार्ज गेन करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो।
समझ में आई बात? तो इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पे चार्ज होगा प्लस ई और इस पे माइनस ई, इसलिए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ई आएगा। और ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2a की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर माइनस 10। सॉल्व करेंगे 1.6 10 की पावर माइनस 29, ठीक है, और इसका यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो इसमें स्पेशली क्या है, चार्ज ऑन H प्लस और Cl नेगेटिव जो है उसका मैग्नीट्यूड E के इक्वल होगा, ठीक है, और डिस्टेंस जो है उसको डबल नहीं करना है, क्योंकि जो लोग न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले याद करते हैं ना वो कुछ भी गलती कर सकते हैं, जिनको पूरा पता नहीं होता है। तो इस तरह से 2a की जगह सीधी डिस्टेंस आएगी और E आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर दे रखा है अराउंड infinitely long linear charge distribution. If linear charge density is this, then speed of electron निकालना है। infinitely long linear charge distribution, डायग्राम बना दिया हमने। linear charge density कितनी दे रखी है बच्चों? 10 की पावर 6 कूलम अपॉन मीटर। इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। उसका डायमीटर दे रखा है 0.3, तो इसका मतलब उसकी रेडियस हाफ हो जाएगी। 0.3 का हाफ करेंगे 0.15 मीटर, ये रेडियस हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, दैट इज इक्वल टू mv² by r, which is provided by the electric force on electron due to infinitely long linear charge distribution. इस इलेक्ट्रॉन पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? E इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बच्चों? Q इंटू ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका हमको मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और सेंट्रीपिटल भी किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। mv² अपॉन r। E की वैल्यू बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट डिस्टेंस r, 2k लैम्डा बाई r लिख देंगे। r से r कैंसिल हो जाएगा। v² इज इक्वल टू 2k लैम्डा इंटू ई पीछे लिख देते हैं अपॉन नीचे m आ जाएगा। फिर इसका रूट लेंगे, v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 2k लैम्डा ई अपॉन m। 2k की वैल्यू क्या है बच्चों? 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 की पावर माइनस 6। ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। अब इसको सबसे पहले पावर सॉल्व करें। ये माइनस 19 और ये माइनस 31, पीछे क्या बचेगा? माइनस 12, ये माइनस 6 और ये 9, तो ये बचेगा 10 की पावर 3। माइनस 12 ऊपर जाएगी, प्लस की 12 हो जाएगी और ये 3, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 15, ठीक है बच्चों। इसको अपन चाहे तो ऐसे कंपटीशन में तो काट देते हैं, बोर्ड में तो 9 इंटू 2 18 इंटू 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 15, पॉइंट हटा देंगे, ये हो जाएगा 18 इंटू 16 अपॉन 91 इंटू 10 की पावर 15 सॉरी। अब इसको अपन सॉल्व करें, देखो 16 का रूट आ जाएगा 4, 18 को अपन इससे अप्रोक्स तो काट ही सकते हैं 5, ठीक है, और नीचे बचेगा 16 का हो गया 4, 5 रूट 5 की वैल्यू होती है 2.24, ये बचेगा 10 की पावर 15, ठीक है। यहाँ एक काम और करते हैं, इसको और इजी करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, 1 मिनट। इसको पहले ऐसे करते हैं 16, इसको लिख देते हैं 10 और 10 की पावर 14,
और नीचे आ जाएगा 5। तो 16 का रूट तो आ जाएगा 4, 10/5 हो जाएगा 2, और 2 रूट 2 कितना होता है 1.4, और 10 की पावर 14 का हो जाएगा 10 की पावर 7। 4 इंटू 1.4 करेंगे 5.6, 10 की पावर 7 स्पीड है ना, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्पीड आ जाएगी। ऐसे अपन पहले भी कर रहे थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। 16√5 की वैल्यू पता है, इसको 10 इंटू 10 की पावर 14 करना पड़ता, 10 की पावर 14 का हो जाता 7, फिर 10 की वैल्यू और 10 का रूट करना पड़ता, वो आता 3.16। तो आपके लिए इजी रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। 10 इसको 16 का तो 4 हो गया, ठीक है, और 10/5 क्या हो गया 2, 2 का हो गया √2 1.4, और 14 का हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू स्फीयर्स A and B of copper have exact equal mass. Now plus Q charge is given to A and minus Q charge is given to B. Then after charging, which sphere has more mass? दो स्फीयर्स हैं A और B, दोनों कॉपर के हैं, दोनों का मास पहले एग्जैक्ट इक्वल है। अब हमने किसी एक को प्लस Q चार्ज दिया, दूसरे को माइनस Q चार्ज दिया, तो अब दोनों में से किसका मास ज्यादा होगा? तो जिसको प्लस Q चार्ज देंगे इसका मतलब क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो इसका मतलब उसका मास कम हो जाएगा। जिसको माइनस Q चार्ज दिया इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसका मतलब उसका चार्ज बढ़ जाएगा। तो जो स्फीयर A है उसको जब पॉजिटिव चार्ज देंगे हम, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तो उसका मास तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा बच्चों। और जिसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं हम, इसका मतलब है हम उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पहले दोनों का मास सेम था, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन आपने निकाले तो इसका मास क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका मास कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से B का जो मास है ज्यादा हो जाएगा और A का कम हो जाएगा। तो किसका मास ज्यादा होगा, स्फीयर B का। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो पता ही आपको स्केलर क्वांटिटी है, क्या फॉर्मूला होता है, -E.dr इनफाइनाइट टू R, या इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर। दूसरा इसमें स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका रिजल्ट भी स्केलर ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये स्मॉल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अल्फा पार्टिकल एट 2 एंगस्ट्रॉम विल बी, मतलब अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब समझते होंगे बच्चों, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, उसमें चार्ज कितना होता है +2e, है ना। इससे 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। It behaves like a point charge, so we can use E is equal to kq upon r square. K is equal to 9 into 10 की power 9, Q is equal to plus 2e, 2 into E 1.6 minus 19 upon r, r is equal to 2 angstrom, तो 2 into angstrom means 10 की power minus 10 मीटर। सॉल्व करेंगे बच्चों, अभी सॉल्व करते हैं अपन। 9 into 2 into 1.6 और 2 का स्क्वायर 4, अभी -19 और ये प्लस की 9, ये हो जाएगा -10 और नीचे हो जाएगा -20, -10 का स्क्वायर एंड पावर पे पावर होती है इनटू होता है -20। इसको इससे काट दें तो ये हो जाएगा 2, इसको इससे काट दें 0.8, इसको इससे इनटू करेंगे तो 7.2, 10 की पावर -10 -20 से कट जाएगा, -10 बचेगी, ऊपर जाएगी तो प्लस की 10। इस तरह से आंसर आएगा 7.2 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज हो गया, आर डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अल्फा पार्टिकल के बारे में हमें पता होना चाहिए। इट्स द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इट हैज 2 प्रोटॉन्स, सो चार्ज इज +2e। ओके, Next question, ratio of field intensities at axial and equatorial position, इक्वेटर लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर ए ए, ये एक्सियल पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एकदम एक्यूरेट, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2kp अपॉन आर क्यू व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। और इक्वेटर पे क्या होता है, E इज इक्वल टू kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, kp अपॉन आर क्यू व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन में, और ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में। रेशियो निकालना है एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल। एक्सियल पोजीशन में क्या है बच्चों, 2kp अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या है, kp अपॉन आर क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, 2:1। तो आपको एग्जाम में तो सीधा लिख सकते हैं, ई एक्सियल इज इक्वल टू दिस एंड ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो 2:1। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बोर्ड, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी टेक नेक्स्ट चैप्टर। ओके, if you have any doubt in numericals or theory, you can comment during the video watching. Okay, thank you.